हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं जी आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। और मैं आपके लिए डेली यहां पे 9 बजे सुबह में साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव एकदम धुआंधार किए हुए हैं। पूरा प्रश्न पढ़े, 1 नंबर वाला प्रश्न, तो 2 नंबर वाला प्रश्न, 3 नंबर वाला प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा सुबह 9 बजे, ठीक है। और मैथ की अगर वीडियो करना चाहते हैं तो मैथ की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मैथ की क्लास आपको मिलेगी 12 बजे दिन में सब्जेक्टिव और 9 बजे रात को ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड के हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सवाल लेसन में साइंस है तो साइंस तो सभी लेसन में है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स वही है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है। सवाल ये बोला जा रहा कि केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। केक या पावरोटी जो बनाते हैं तो देखते हैं बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। केक फूलता है ना, देखते हैं फूला हुआ रहता है। अब पावरोटी भी देखते हैं फूला हुआ रहता है, गदगद टाइप का करता है। अगर एक जगह ढेर सारा पावरोटी रख दिया, वहाँ पे बोले बैठो तो कैसे बैठिएगा, लगे गदगद करेगा। और खाने में भी लगता है गदगद, छूते हैं तो गदगद लगता है। तो बोला जा रहा है कि केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया था, क्यों? तो देखिए, बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो बेकिंग पाउडर जो होता है टार्टरिक अम्ल और बेकिंग पाउडर का एक क्या है, मिश्रण है, जिसको बेकिंग पाउडर या तो बेकिंग सोडा ही बोल सकते हैं, ठीक है। जब इसे जल में मिलाया जाता है, जब इसको जो है बेकिंग पाउडर को, इस मिश्रण को जब जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, ठीक है। यानी कि बेकिंग पाउडर को जब जल में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलता है तो उसी मुलायम हो जाता है। ये देखिए NaCO3, ये क्या है? बेकिंग पाउडर है, खाने वाला सोडा है, Na सोडियम CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इसको जल में मिलाया, है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बता रहा कि मिलाए तो क्या किए, CO2 गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल गया, अम्ल का सोडियम जो है लवण बच गया, फिर CO2 गैस बाहर निकल गया और अम्ल का सोडियम लवण बच गया। इस अभिक्रिया के कारण केक या पावरोटी मुलायम हो जाता है। मतलब कि जब जो पाउडर होता है, उस पाउडर को अगर जल में मिलाते हैं तो जल मतलब हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजन आयन मतलब जल, ठीक है। तो ऐसा तो CH2 होता है, जल को पता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिखेंगे। जब सोडियम को हाइड्रोजन आयन से मिलाया जाता है मुक्त के, तो क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो फिर इसी कारण जो है ना, ये जो पावरोटी होता है या केक होता है, मुलायम होने का कारण सिर्फ यही है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल आपको दिख रहा अच्छे तरीके से? और मैं इसको करता हूँ, देखो सवाल तो पहले पढ़ लीजिए। सवाल बोला जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जो अम्ल होता है ना, जैसे बैटरी का पानी हो गया, जो भी अम्ल है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। क्यों? बोला जा रहा कि अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है विद्युत का चालन? मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो जाती है। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा उससे प्रवाहित क्यों हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसको, 1 मिनट। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है कि इसका विद्युत का चालन क्यों किया जाता है। देखिए, शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करता, जो मतलब जो सूखा अम्ल होता है ना, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन शुष्क अवस्था में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं होता है। यानी कि जो शुष्क होता है ना, शुष्क अम्ल होता है, उसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुष्क अवस्था में HCl और हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं, निकलता ही नहीं, उससे नहीं निकल पाता है। क्योंकि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिली रहती है। जो अम्ल होता है उसमें जल की कुछ ना कुछ मात्रा मिली होती है। तो जब अम्ल में जल की कुछ ना कुछ मात्रा मिली रहती है तो हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लगता है, ठीक है। यानी कि अम्ल का जलीय विलयन, सवाल बोल रहा अम्ल का जलीय विलयन, यानी कि जब अम्ल का जलीय विलयन नहीं रहता है तो इस अम्ल से, जो शुष्क अम्ल है, उससे विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत प्रवाहित नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब जलीय विलयन है ही नहीं तो उससे हाइड्रोजन और HCl जो है विमुक्त नहीं होगा। अब जब ये अम्ल का जलीय विलयन अगर होता है तो
अम्ल में जल मिला देंगे तो अम्ल का जलीय विलयन हो जाएगा। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है तो आपको पता है जल क्या होता है, H2 हाइड्रोजन उसमें मिला होता है, तो हाइड्रोजन आयन निकलता है उससे, ठीक है। अम्लों के विद्युत धारा, अम्लों में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है तो विद्युत आसानी से बहने लगता है। जब अम्ल में ना जो जलीय विलयन अम्ल है अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो आसानी से करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत आसानी से बहने लगता है। हाइड्रोजन आयन के कारण जल से विद्युत धारा बहती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जल में विद्युत धारा बहती है किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। आप सुने होंगे ना पानी में करंट आ जाता है, सुने कि नहीं, पानी में करंट आ जाता है, क्यों आता है। अब इससे ये भी बात समझ लीजिए कि पानी में करंट क्यों आता है, पानी में करंट क्यों फ्लो हो जाता है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन आयन, पानी का सूत्र क्या होता है, H2 होता है ना, H2 होता है। तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो है ना वो क्या होता है, फ्लो होने लगता है, हाइड्रोजन आयन निकलने लगता है, विमुक्त होने लगता है हाइड्रोजन आयन। तो जल में अम्ल के जलीय विलयन भी तो वही हाल है, क्योंकि अम्ल जो जल में मिला हुआ है तो जल में जब मिला गया तो जल में हाइड्रोजन आयन है, और जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा मतलब अम्ल में विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। कारण यही है कि हाइड्रोजन आयन के कारण जल से विद्युत धारा बहती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, विमुक्त होने लगता है, हाइड्रोजन आयन निकलने लगता है। जल विद्युत का चालन करता है, अर्थात क्या पता चला कि जल जो है विद्युत का चालन करता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जैसे लोहा है भाई, तांबा है, चांदी है, तो वो तो देख रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लोहा तांबा में है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को बोलते हैं कि विद्युत धारा बह रही। लेकिन पानी में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, तो पानी में कैसे बहेगा, तो पानी के लिए बोलिएगा कि वहाँ ना जी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, जो हाइड्रोजन आयन जब हम बिजली की धारा जब स्विच ऑन करते हैं जल में लगा करके या वायर को जल में डालते हैं तो देखते हैं जल एकदम विद्युत धारा बहने लगता है जल में, तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन निकलने लगता है, और हाइड्रोजन आयन निकलने के कारण है जो एक दूसरे से टच होते होते पूरा फ्लो होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ निकल रहा है बार बार एक दूसरे से टच होते होते पूरा फ्लो होता है, उसी तरह से जल में हाइड्रोजन आयन विमुक्त होता है और फिर आसानी से विद्युत धारा उसमें बहने लगते हैं। समझ में आ गया। अब आप इसको रटने की जरूरत नहीं, आराम से बस इतना अच्छे तरीके से समझा दो कि आप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। देखिए सवाल यहाँ पे बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के 4 प्रमुख शक्ति संयंत्र, भारत के 4 परमाणु शक्ति संयंत्र का नाम है, परमाणु शक्ति संयंत्र का नाम लिखिए और ये भी बताइए कि ये कहाँ है। तो ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, तो एकदम याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ, तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र, यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है, ठीक है। तो ये नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्थान लिखना जरूरी, क्योंकि बोल रहा है कहाँ स्थित है, सवाल बोला है कहाँ स्थित है, तो सिंपल सा आपको लिखना है कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र। याद रखिएगा तारापुर, भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर था, इसलिए इसको फर्स्ट में लिखा हूँ, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, तारापुर है, और कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा है राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र, राजस्थान से तो नाम ही से पता चल रहा है राजस्थान, तो एक तो नाम से हो गया राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र। यह संयंत्र कोटा के नजदीक राणा प्रताप सागर में स्थित है। पता क्या चल रहा है, कोटा कहाँ है, राजस्थान में, राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में। तो जितना भी आपका परमाणु शक्ति संयंत्र यहाँ पे है, ये परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है, राणा प्रताप सागर में स्थित है, राणा प्रताप सागर में, ठीक है। याद रखिएगा कि राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है, कोटा में है, राणा प्रताप सागर में। चलिए अगला है नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र, ये तो मैं आपको बताया भी था, नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र। यह संयंत्र जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र, यह संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। चलिए चौथा सवाल है, चौथा यहाँ पर पढ़ेंगे चेन्नई परमाणु शक्ति संयंत्र। तो चेन्नई तो पता चला कि चेन्नई में, दो चीज तो कंफर्म पता चल गया कि राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र और चेन्नई परमाणु शक्ति संयंत्र। परमाणु शक्ति संयंत्र बहुत सारा है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 4 ही पूछना था, ठीक है। यह संयंत्र तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। तो कभी कोई सवाल देता ना कि कहाँ है कलपक्कम, तो पता नहीं चला कलपक्कम कहाँ होता है यार। एक्चुअली तमिलनाडु का नाम ही कुछ ऐसा होता है, कलपक्कम, तिरुवेंद्रम, है ना, सोलिंगनलूर, मतलब तमिलनाडु में जो जगह का नाम ना इस तरह से रहता है। कोयम्बटूर सुने होंगे, रानीपेट, बहुत सारा तमिलनाडु का नाम है जो एकदम बेढब्बा टाइप का लगता है, वहाँ पे तमिलनाडु उस लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन करना है और कार्य भी लिखना है, ठीक है।
तो काफ़ी ये है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, रक्त क्या है, सवाल में आता है ऑब्जेक्टिव में कि रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जिसका रंग जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल, इसी कारण होता है। ठीक है, अब इसके कार्य जानते हैं। पहला कार्य है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना, तो वो सांस जो हम O2 लिए हैं वो रक्त के द्वारा O2 जो है शरीर के जितनी सारी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं को पहुंचाती है, और कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है। और फिर हमको क्या पता चलता है, हमको लग रहा है अरे बाप रे एनर्जी आ गया, है ना। एनर्जी हमको नहीं मिल रहा, मतलब पता चल रहा, महसूस, रियल में एनर्जी किसको मिल रहा, श्वसन किसको हो रहा, कोशिका को। शरीर में जितनी सारी कोशिका हैं वो सबको श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन मिल रहा, और हमको लगता है बाप रे कितना बड़ा मतलब हमको जो है एकदम एनर्जी आ गया, ऊर्जा उत्पादन, फिर बॉडी में एक अलग टाइप का ऊर्जा निकलता है। अब सांस मत लीजिए तो देखिए कैसा लगेगा, 2 मिनट सांस, या तो 2 मिनट तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे कहीं पे धुआं या कोहरा जगह हो, या बदबू महक रहा हो, वहाँ पे देखिए आप थोड़ा देर सांस रोक करके देखिए कितना घुटन महसूस होगा। जब बाजार जाइए तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो कितना घुटन महसूस होगा कि यार कैसा लग रहा है, लगता है दम घुट जाएगा, ऐसा लग रहा है कि चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वहाँ पे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये कारण है कि आपके कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आपको लगता है मेरा दम घुट रहा, मर जाएंगे अब, अल्लाह न करे ऐसा हो। ठीक है, तो क्या होता है, कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है तब आपको लगता है कि एनर्जी आ गया बॉडी में। पहला कार्य हो गया, दूसरा कार्य भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा कार्य देखिए यहाँ पे क्या है, यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वाष्प फेफड़ों तक लाता है। आप जो श्वसन लिए हैं तो जो अंदर में पहले से जो गैस लिया था वो CO2 किस में बदल गया, सॉरी जो ऑक्सीजन है वो CO2 में बदल गया, जो ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। अब उसको ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो ब्लड होता है ना, ब्लड, तो ब्लड का काम तो हो गया एक तो ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, आप जो सांस लिए हम लोग उस सांस को, उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया शरीर के सभी कोशिकाओं में। दूसरा काम क्या है कि अब जो जहां पे पहुंचाया वहां पे जो पहले से जो O2 था, O2 बदल गया CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। अब इसको उठा करके कहाँ लाएगा, फेफड़ा को दे देगा लाके, जिसके कारण शरीर को उससे मुक्ति। अब मतलब जब अगर श्वसन नहीं करेंगे तो आपके अंदर बॉडी में क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो शरीर को मुक्ति कहाँ से मिलेगी, फिर तो परेशानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है 2 काम। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, एग्जाम में बहुत बार आया गया, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या। देखिए सबसे पहली बात, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन समझ लीजिए। लैंगिक जनन तो यहाँ पे ऑप्शन समझ सकते हैं यहाँ पे सवाल से, इसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं। ठीक है, जनन की वो प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन चाहे नर और मादा किसी रूप में, या तो इंसान के रूप में हो, या तो जानवर के रूप में हो, या किसी भी जीव जंतु के रूप में हो। ठीक है, नर और मादा। अलैंगिक जनन, इसमें जीवों का सिर्फ एक वैष्टि भाग होता है, मतलब कि अलैंगिक जनन में जो है ना कोई नर मादा नहीं होता है, वो पहले से मतलब अलैंगिक ही होता है, उसमें कोई नर मादा होता ही नहीं है। ठीक है, आप देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेते हैं। शुक्राणु, पुरुषों का शुक्राणु और स्त्रियों का अंडाणु लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु का भाग नहीं लेता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है इसमें युग्मकों का निर्माण होता है तथा संलग्न होता है। युग्मक जिसको जायगोट बोलते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मक बनता है। तो युग्मक किसे बनेगा, है ना, जाहिर सी बात लैंगिक जनन में बनेगा। तो इसमें युग्मकों का निर्माण तथा संलग्न होता है, और इसमें समसूत्री या असमसूत्री विभाजन होता है। किसमें, अलैंगिक जनन में जो है ना समसूत्री विभाजन या तो असमसूत्री विभाजन होता है। चलिए ये सवाल समझ आ गया। आप देखिए छठा सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल बोलता है पित्त क्या है, पित्त, बाइल जिसको बोलते हैं बाइल। पित्त कहाँ बनता है आपको पता भी है, तो पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, आप देखते हैं। अच्छा पित्त क्या है, इसको मैं क्या बताऊं, चलो देखते हैं इसके बारे में क्या बोलता है। देखिए पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य। अब कुछ याद आ रहा, ये देखें आप, देखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ।
आपके घर में कभी मुर्गी वगैरह बना होगा, मुर्गी जो काटते हैं जब्बा करते हैं, तो मुर्गी जब बनाते हुए देखिए घर में, या तो कहीं बाजार में बनाता, बाजार में तो दिखाता नहीं, तुरंत निकाल देता ना। घर में दादी अम्मी कोई अगर मुर्गी बनाती होगी, जिसको काट के बनाते हैं, जब्बा करके बनाते हैं, तो उसको देखिएगा एक जहाँ पे सीना रहता है ना, सीना दिल फेफड़ा वगैरह रहता है, वहाँ पे एक हरा टाइप का रहता है। अगर वो फट जाएगा ना तो पूरा गोश्त खराब हो जाएगा, जहरीला टाइप का हो जाएगा, मतलब तीखा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, आसानी से उसको एकदम उखाड़ते हैं और फेंक देते हैं बाहर। तो वही होता है, गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। याद रखिए, क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। जो अमाशय से ग्रसनी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट करता है। जो अमाशय से ग्रसनी में जो अम्लीय कायमा जो आता है, उसको उसमें जो अम्लता पाया था उसको क्या करता है? नष्ट करता है, क्योंकि वो क्षारीय है, उसे क्षारीय बनाता है। नष्ट करके क्या करता है? क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। मतलब कि अमाशय में जो क्रिया होता है वो किस क्रिया में रहता है? भोजन क्षारीय के रूप में रहता है अमाशय में। और जैसे ही अमाशय से ग्रहणी में जाता है तो फिर ये क्या बनता है? क्षारीय बन जाता है। कौन बनाता है क्षारीय? वही पित्त बना देता है। क्यों बनाता है? क्योंकि अग्नाशय से जो रस होगा उस रस इस पर जो है काम कर सकता है। मतलब आपके बॉडी में जो भी क्रियाएं हो रहा ना, वो बेकार नहीं हो रहा। आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्यों कर दिया क्षारीय, पूरा अम्लीय रहता तो कितना अच्छा रहता। तो पूरा अम्लीय रहता तो फिर आप ये एंजाइम की क्रिया कैसे हो पाता? ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो सोच समझ के बनाया है बॉडी को। ठीक है, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाचीकरण होता है। तो पित्त के लवण की सहायता, जो पित्त होता है ना उसमें जो लवण होता है, उसी की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है और पाचीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये है पित्त का महत्वपूर्ण काम। अगर पित्त नहीं होता तो सोचिए क्या होता आपका। अग्नाशयी जो रस निकलेगा तो एंजाइम उसकी क्रिया नहीं कर पाएगा। जब क्रिया नहीं कर पाएगा तो फिर भोजन टूटे कहाँ से, विखंडन कहाँ से होगा, पाचीकरण कहाँ से होगा, फिर हमको बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगा। ये सब आपको याद करने की जरूरत है। मैं तो इतने अच्छे तरीके से समझाया हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इसको आप एक दो बार फिर से पढ़ लो, अपने से पढ़ लो, या तो वीडियो फिर से देख के समझ लो, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर ये सवाल पहले से आपको याद था ना तो नीचे कमेंट करो, यस सर मुझे 6 सवाल में 5 3 2 1 भी नहीं याद था। जैसे भी हो कमेंट करो। कैसा लगा वीडियो? मजा आया पढ़ने में? कुछ सीख को मिला? अच्छा, सीख मिलने का मतलब ये नहीं है कि सीख लें तो ई कान से सुने ई कान से उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना। ये आपको नहीं पता है तो इसको कॉपी में लिखो आप, और लिख करके याद करो, तभी तो एग्जाम में नंबर फाड़ के आएगा ना, छप्पर फाड़ के नंबर लाओगे। तो चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।